विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान। अध्याय 8। एक साया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मिस्टर लग, अगर आप मुझे नंबर 705 कहकर बुलाने से परहेज करें। सर दक्षेश भाई ने मेरे पिता पर इतना तो एहसान किया था कि उन्होंने 25 साल पहले की मेरी छोटी सी भूल को भुला दिया था। मिस्टर सुजान एक छोटे कद के गरिमामय व्यक्ति जो काले टाई और जैकेट में थे, ठिठक कर अपने पुराने और संदिग्ध मित्र को कुछ कुछ विनती की दृष्टि से देखने लगे। अब उन बातों को सोचने से क्या फायदा, उन्होंने अपनी आधिकारिक आवाज को छोड़ते हुए कहा और अपनी प्राकृतिक बम्बैया हिंदी बोली में बोलने लगे। मिस्टर लग, जो खुद भी काले कपड़ों में चमक रहे थे, घृणा से नाक चढ़ाकर बोले, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। उन्होंने कहा, वैसे भी तुमने वो सब चीजें उस बैग से ऐसे निकाली जैसे अभी भी तुम्हें कुछ कुछ आता जाता हो। उन्होंने सिर झटका उस तरफ जहां जल रंग और पेंसिल की स्केचों का ढेर एक ब्यूरो पर उल्टा पड़ा था। दोनों आदमी हवेली के एक छोटे से सामने वाले बेडरूम में थे, जो अभी अनुपयोग में था। वो छोटा आदमी बेचैनी से हिलने डुलने लगा। जब तक ये चीजें घर से बाहर नहीं चली जाती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता, उसने कहा। पैकिंग करना मेरा नियमित काम नहीं है, पर हाउसकीपर को अगर जरा सी भी गड़बड़ी लगी तो वो तुरंत शक कर लेगी। कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कितनी बार कह चुका हूं तुझसे, मिस्टर लग झुंझलाकर बोले। मिस्टर प्रतीक भाई और मेरा छोटा छोकरा कह चुके हैं कि वो पूरी जिम्मेदारी लेंगे। यहाँ की ऐशो आराम की जिंदगी ने तुझे नरम बना दिया है मेरे बेटे। मिस्टर सुजान ने अपनी पलकों के नीचे से सामने बैठे भारी भरकम आदमी को देखा। आपके मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, उन्होंने कहा। मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा अगर उनके असली नाम की शुरुआत आर से होती हो, और मेरी गणना के अनुसार उनके पहले नाम को रुद्र होना चाहिए। मिस्टर लक का बड़ा सा मुंह खुला का खुला रह गया। ये तू कैसे निकाल लाया, उन्होंने पूछा। उनके दोस्त ने सिर को जानकार अंदाज में हिलाया। किसी बड़े घर का विश्वास पात्र नौकर बहुत सी चीजें एक तरह की सूझबूझ से जान लेता है, उन्होंने टिप्पणी की। परिवार की समानताएं, आदतें, छोटी छोटी हरकतें वगैरह। अनिच्छा से ही सही मिस्टर लग प्रभावित हुए। ओ तेरी, तूने इसके बारे में सुराग कैसे पाया? करीब 1 घंटा पहले, सुजान ने सटीकता से कहा। मैं मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के कमरे में गया, ये देखने कि नौकरानियों ने अपना काम ठीक से किया है या नहीं। बिल्कुल संयोग से, उन्होंने सोची समझी आवाज में आगे कहा। मेरी नजरें उनके पैजामे पर पड़ी, हल्की बैगनी धारियां, सिल्क, रे एंड कंपनी की दुकान से। तो इसका उपयोग यह संकेत देने के लिए किया जा रहा है कि यह एक परिष्कृत महंगी पसंद है, जिसे केवल कोई ऐसा व्यक्ति खरीद सकता है या रख सकता है जो समृद्ध या कुलीन पृष्ठभूमि में से हो। इससे तो ज्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन फिर मैंने देखा एक छोटा सा फैलन का टुकड़ा जो रे एंड कंपनी ने कंधों के पीछे सिल रखा था। ये किसी औरत का आइडिया है, और बेवकूफी भरा आइडिया भी। और मुझे लगता है मैं उस अकेली औरत का नाम बता सकता हूं जो रे एंड कंपनी से ये करवा सकती है। ये चीज किसी लंबे अभ्यास से आती है, जन्मजात आदत से। बीवी नहीं हो सकती, माँ ही ऐसी चीजें किसी लड़के में इस तरह तक बिठा सकती है कि वो सारी जिंदगी चले। मैंने सोचना शुरू किया और याद आया कि मैंने ये पहले कहाँ देखा था, और फिर मुझे समझ आ गया, जो सुनहरे खानदान का सदस्य कभी कभी यहाँ आता है, वही तो हो सकता है जिसके पास ऐसा
छोटा भाई हो जैसा तुम्हारा छोकरा है। वो रुके और मिस्टर लक को जैसे ठेस पहुंची। सुजान, लग ने कहा, तू मुझे क्या समझता है डॉक्टर वाटसन? यह साफ था कि बटलर को उनका मतलब समझ नहीं आया और लग हंसने लगे। तू चालाक है पर पढ़ा लिखा नहीं है, उन्होंने आत्मतुष्टि से कहा। तेरे इस सारे ज्ञान का क्या फायदा? करता क्या है तू इससे? घूसखोरी? सुजान आहत हुए और उन्होंने साफ साफ कहा। फिर उन्होंने सफाई दी। जब हर लेडीशिप जिंदा थी और हम मेहमान बुलाते थे, उसने कहा, तब ये जरूरी था कि घर में कौन है उस पर नजर रखी जाए। ओह, मैं हर लेडीशिप के लिए बहुत काम का था। वो मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो गई थी। पहले ही दिन नाश्ते पर जब मेहमान आते तो अगर किसी पर शक होता तो वो हल्के से मेरी ओर भौहें उठाती और अगर मुझे लगता कि वो ठीक है तो मैं सिर हिला देता। फिर लग ने ऊंची जिंदगी की इस झलक से मंत्रमुग्ध होकर पूछा, और अगर मैं असंतोष होता या संतुष्ट नहीं होता? तो सुजान ने राजसी अंदाज में कहा, तो मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता। मिस्टर लग ने सीटी बजाई। बेचारे फटे हाल आदमी के लिए तो मुश्किल ही हो जाती होगी। ओह नहीं, तुम मेरी नकल नहीं कर सकते, सुजान ने जोर से कहा। क्यों? इस घर में एक जोड़ी अंडरपैंट पिछले 15 सालों से नियमित रूप से आती रही है। कमबख्त डचेस ने खुद उसे खराब किया है। भगवान उनका भला करे। मैं उसे कहीं भी पहचान सकता हूँ। यह एक अजीब सा क्रॉस स्टिच है जो उन्होंने फ्रांस में 50 के दशक में सीखा था। तुम इसे इनके परिवार के सारे कपड़े धोने में देख सकते हो। यह उतना ही खास है जितना कि एक क्रिस्ट। वह सिर हिलाते हुए बोले, नहीं, यह मेरी जानकारी तो सहज ही आती है, मैं इसे समझा नहीं सकता। खैर, तुम इतने होशियार हो तो अब इस सामान के बारे में क्या कहोगे जो अभी हाल ही में निकाला गया? लग ने कहा। उत्सुक थे यह देखने के लिए कि क्या यह अद्वितीय गुण व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो सकता है। क्या वहां कोई शाही तरह के पेच है? सुजान ने अवहेलना से कहा, नकली, नीच नकली। यही थे वे, खास मौके के लिए खरीदी गई नई पोशाकें, कुछ ऐसा जो नौकरों को दिखाया जा सके। उन्होंने एक भयंकर रूप से संस्कृत आवाज में नकल की। जरूरी नहीं कि जो लोग चमक धमक में नजर आते हैं वो वाकई ऊंचे खानदान से हों। हर कोई जो महंगे माहौल में दिखता है असल में अमीर नहीं होता। मिस्टर लग इस प्रतिभा के प्रदर्शन से चिढ़कर जवाब देने के लिए उत्तेजित हो गए। खैर, वैसे भी यह रहा तुम्हारा घड़ी वापस, उन्होंने एक बड़ा सोने का टर्निप सौंपते हुए कहा और ड्राइंग का एक गुच्छा समेटते हुए कमरे से बाहर चले गए। वह धीरे से गलियारे में चले और बाईं ओर एक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। पारुल पटेल की आवाज ने उन्हें अंदर आने को कहा और वह एक छोटे से बैठने के कमरे में पहुंचे जो पुराने जॉर्जियाई काल के धूल भरे लाल और सुनहरे रंगों से सजाया गया था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी और घर की बेटी खिड़की के पास खड़े थे जो भारी दमस्क पर्दों से बाहर से अच्छी तरह से छिपे हुए थे। जब लोग अंदर आए तो युवा व्यक्ति जिसने पलट कर देखा अपनी भौहें चढ़ाकर उन्हें प्रश्नवाचक नजरों से देखा। मेरे पास जो काम था हो गया है सर, लोग ने रूंधी आवाज में कहा। पुराने महल की मध्यम ठाठ और पारुल पटेल की सुंदरता ने उनके स्वर में एक प्रकार का आदर पैदा किया, जैसा आपने सोचा था। अच्छा, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, रुकिए लोग, मैं हमारे युवा मेहमान और आपके दोस्त सुजान को देख रहा हूँ जो अभी बाहर आकर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, कुछ गाड़ी में सवार हो रहे हैं। ओहो, वे किसी तरह से अजीब कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को एक सम्मानजनक डैम्बलर और एक और भी पुरानी पेनहार्ड कार के पास खड़ा देख सकते थे जो घर की गाड़ियां थी
और मुख्य दरवाजे के बाहर खड़ी थी। लुग ने उस्ताद को हल्के से छेड़ा। वह वही आदमी है जिसे मैंने हामिद मुस्तफा शेख के साथ देखा था, उन्होंने गुर्राया। वह फटा फटा सा दिखने वाला आदमी, उसके लाल भूरी दाढ़ी है, यही वो जाल है जिससे यह सब बाहर आया है। उन्होंने अपने हाथ में ड्राइंग का ढेर थपथपाया। क्या तुम बाकी लोगों को पहचानते हो? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे से कहा। मिस्टर लुग कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने अफसोस से नाक सिकोड़ी। कह नहीं सकता कि पहचानता हूं, उन्होंने कहा। वे असली लगते हैं, उनमें वही भगवान ने हमें बनाया है और हम जैसे हैं वैसे ही पसंद हैं वाली नजर है। पारुल पटेल ने मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के कंधे पर हाथ रखा। भैरवनाथ, क्या तुम उस आदमी को पहचानते हो जिसकी लाल भूरी दाढ़ी है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी खिड़की से हटे और कमरे के बीच में रखी मेज की ओर बढ़े। बिल्कुल, उन्होंने कहा। वह मेरा पुराना कर्मचारी है। यही कारण है कि मुझे खुशी है कि उसने मुझे नहीं देखा। जब उसने कला में रुचि लेना शुरू किया और दाढ़ी रखी तो उसका व्यापारिक नाम अरबाज अली था। वह एक ज्वेलर का नकल करने वाला था और इस लाइन के शेडी साइड पर सबसे अच्छे में से एक था। उन्होंने पारुल पटेल की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। जब लेडी रॉय चौधरी अपनी डांसिंग पार्टनर को अरबाज अली की ज्वेल्ड टोडलियो घड़ी देती है ताकि वह दरवाजे से बाहर ना हो, तो हर सुबह उस पुराने आचार्य गणेशन को हमारे अरबाज अली के द्वारा बनाई गई एक सटीक नकल से जगाया जाता है। इसी तरह से लेडी माउंड का रूबी डाग कॉलर और नेकलेस जो सर जॉर्ज ने छोटी एवा को उसकी 21वीं सालगिरह पर दिया था, वे सभी हमारे अरबाज अली द्वारा बनाई गई मूल नकलें हैं। अरबाज अली वास्तव में उन लड़कों में से एक है जिन्होंने आज समाज को जैसा बना दिया है। उन्होंने लुक से ड्राइंग का ढेर लिया। यह मुझे लगता है उसका कुछ काम है, अब हम देखेंगे। पहियों की आवाज आई और प्रतीक भाई लगभग तुरंत बाद कमरे में आया। खैर, वे चले गए। उसने कहा, हेलो, तुम्हारे पास क्या है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ड्राइंग को फैलाने में व्यस्त थे। नया कला का एक नमूना, उन्होंने कहा। चीज खो देंगे तो उन्हें यह एहसास होगा कि हम पूरी तरह से अंधे नहीं हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। भाई बहन उत्सुकता से झुके। कुल मिलाकर करीब 1 दर्जन ड्राइंग थी, जिसमें से प्रतीक में लेडी दमयंती बेन शाह का चित्र था। यह हर ड्राइंग में चैलिस था। दरअसल चैलिस ही वह एकमात्र विषय था जिसे कलाकार ने किसी वास्तविकता के साथ चित्रित करने की कोशिश की थी, जबकि लेडी के चित्र अत्यधिक आधुनिक थे। सबसे अच्छा तो यही कह सकते हैं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराए। हमारे दोस्त ने खजाने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा। यह एक चमत्कार है कि तुम्हारी आंटी ने यह नहीं पहचान लिया कि वह क्या करने में जुटा था। देखो, यहाँ 40 है, दाएं से बाएं से ऊपर से देखो। उसने यहाँ तक कि माप भी लिख रखे हैं और मुझे लगता है कि उसे इसका वजन भी ठीक ठीक पता था। पूरी तरह से शोध किया हुआ। प्रतीक भाई ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। मुझे बात ठीक से समझ नहीं आ रही, उसने कहा। मेरे पुराने प्यारे मित्र, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, हमारा अरबाज अली एक जिम्मेदार कारीगर था। भले ही उसकी साख थोड़ी संदिग्ध रही हो, वैसे उसे थोड़ा अभिनेता भी होना पड़ा होगा, जो तुम्हारी आंटी को यूं बेवकूफ बना गया। ये योजनाएं हैं। उन्होंने मेज पर रखी ड्राइंग्स की ओर इशारा किया। असल में वर्किंग डायग्राम्स हैं। मैं कहूंगा कि अगर उसे यही सामग्री मिल जाए तो हमारा अरबाज अली इनसे 40 की एक बेहतरीन नकल तैयार कर सकता था। लेकिन अगर वे ऐसी नकल बना सकते थे जो हमें धोखा दे
देती तो फिर उसने मुसलमान ग्राहक को वही क्यों नहीं दे देते। प्रतीक भाई ने चिढ़कर कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी चौंक गए। मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम्हें संग्रहकर्ताओं की भावनाओं का कोई कदर नहीं? उन्होंने कहा। अरबाज अली कुछ ऐसा नहीं बना सकता था जो किसी विशेषज्ञ को धोखा दे सके। तो वे असली को बदलने जा रहे थे। यह पारुल पटेल थी, जिसने गुस्से से चमकती आंखों और लाल होते गालों के साथ कहा। ताकि उन्हें असली चीज को देश से बाहर ले जाने का पूरा समय मिल जाए, इससे पहले कि हमें कुछ पता चले। सुअर। ओह, ये असहनीय खलिहान के सुअर। फ्रेंच अर्थों में सुअर। हम स्टेशन पर तार क्यों नहीं भेजते और उस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देते? मैं ऐसा ना करूं तो अच्छा होगा, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। हमने वैसे भी उसके हथियार को बेकार कर दिया है और आखिरकार मैं नहीं देखता कि हम उस पर क्या आरोप लगा सकते हैं। वो पलट कर कह सकता है कि हमने उसकी ड्राइंग चुरा ली, जो हमारे लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। लुक का पुराना रिकॉर्ड सामने आ जाएगा और हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। और फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, अरबाज अली बहुत छोटा खिलाड़ी है, बिल्कुल वैसा ही छोटा जैसे हामिद मुश्तफा शेख। यही बात मुझे परेशान कर रही है। उन्होंने असामान्य क्रोध के साथ जोड़ा। जगह छोटी मछलियों से भरी हुई है, लेकिन धारा में एक भी ट्राउट नहीं है और असली बड़ा आदमी ही हमारे किसी काम का है। काश मुझे पता होता कि तुम्हारी आंटी ने पिछली रात को क्या देखा था। उन्होंने ड्राइंग उठाई और उन्हें एक के बाद एक साफ साफ फाड़ दिया। अब तुम जाकर अलाव जला सकते हो लोग, उन्होंने टुकड़े पकड़ाते हुए कहा। कमरे में अंधेरा हो रहा था और किसी भी समय डिनर की घंटी बज सकती थी। छोटी सी सभा को अचानक सुजान की बिना दस्तक के घुसने से बाधित किया गया, जो इस बार अपनी सामान्य शांति खो चुका था। मिस्टर प्रतीक भाई सर, वह फट पड़ा। क्या आप जरा इस तरफ चलेंगे? एक अजनबी प्रार्थना कक्ष की खिड़की से झांक रहा है। एक दबे स्वर में प्रतिक्रिया देते हुए प्रतीक भाई तुरंत बटलर के पीछे गलियारे के दूसरी ओर के गेस्ट हाउस की ओर बढ़ा और बाकी सभी भी उसके पीछे हो लिए। वह खिड़की कप हाउस का साफ नजारा देती थी। वो देखिए, सुजान ने नीचे पुराने चकमक पत्थरों की इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। शाम का छुटपुटा था, लेकिन देखने वालों को आसानी से एक आदमी की आकृति दिखाई गई, जो ढीले पत्थरों के ढेर पर खड़ा होकर प्रार्थना कक्ष की संकरी खिड़की से अंदर झांक रहा था। वह घर की निचली खिड़कियों में से एक यू हेज द्वारा छिपा हुआ था और शायद खुद को पूरी तरह से अकेला समझ रहा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, जिससे वह इमारत के अंदर अंधेरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। जब वे उसे आश्चर्य से देख ही रहे थे, तभी उसके नीचे रखा अस्थाई स्टूल उसके वजन से ढह गया और वह पत्थरों की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। वह तेजी से उठा और घर की ओर एक चौंका देने वाली नजर डाली। इतनी दूरी से भी उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दिया। 60 के ऊपर का एक हैंडसम आदमी, तेज सफेद दाढ़ी और लंबी नाक वाला। अगले ही पल वह वहां से भाग गया, फूलों के बगीचे से होते हुए एक परछाई की तरह सरकता हुआ। पारुल पटेल हापी और उसने और बटलर ने एक दूसरे की ओर देखा। जब अंत में उसने कुछ कहा तो उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अरे सुजान, वो तो प्रोफेसर पारेख की तरह लग रहा था। सुजान ने खासा, माफ कीजिएगा मिस, वो वही थे। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।
अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।